नमस्कार। चीन और भारत के बीच इस समय तनाव चरम पर है। चीन की विस्तारवादी नीति जग जाहिर है। माओ ने कहा था कि तिब्बत पर लाल सेना ने 1949 में कब्जा कर चीन से अंग्रेज़ों द्वारा काटी गई हथेली तो दोबारा जोड़ ली, बस अब 5 उंगलियां जोड़ना बाकी हैं। इनमें अंगूठा नेपाल, तर्जनी भूटान, मध्यमा अरुणाचल प्रदेश, अनामिका लद्दाख और कनिष्ठा सिक्किम आते हैं। यही है वह चीनी महत्वाकांक्षा जिनके कारण आज भी चीन और भारत के रिश्तों में तनाव है। यह समय ऐसा है जब देश को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि इस समय भी वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूहड़ छींटाकशी जारी है। मुझे लगता है कि ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि इन लोगों को एक बार आईना नहीं दिखाया जाएगा। तो आइए भारत की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों पर नज़र दौड़ाएं। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी ईसाई धर्मावलंबी पत्नी सोनिया जी के साथ नेपाल गए। उस समय उन्हें काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश व दर्शनों की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वहां केवल हिंदू उपासक ही जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप भारत ने नेपाल के साथ तेल, गैस, अनाज परिवहन व आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। नेपाल में जनाक्रोश का तीव्र आवेग उमड़ा और चीन ने अवसर को भुना लिया। भारत ने मदद बंद की तो चीन ने प्रारंभ कर दी और देखते ही देखते विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू बहुल भारत से कटता चला गया। चीन समर्थक कम्युनिस्ट शासन आने के बाद 2015 में नेपाल का नया संविधान बनाकर उसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों मदेशी लोगों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाए जाने का विरोध किया। स्मरणीय है कि इसके पूर्व हुए जनमत संग्रह में नेपाली जनता ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में मत दिया था, जैसा कि चीनी प्रभाव में आने के पूर्व नेपाल था भी। किंतु पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। इसके साथ ही पूरे नेपाल में गुस्से की आग धधक उठी। लोगों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और 3 दिवसीय बंद की घोषणा की। स्थान स्थान पर नए संविधान की प्रतियां जलाई गईं। कम्युनिस्ट शासन तंत्र में जैसा होता है, नेपाली राष्ट्रपति रामवरण यादव ने इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और नया संविधान लागू हो गया। बस इतना भर हुआ कि हिंदुओं के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए गौवध निषेध को विशेष रूप से संविधान में जोड़कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कुछ ऐसी ही मूर्खता 2013 में भूटान के मामले में भी हुई। भूटान में चुनाव चल रहे थे और ठीक उसी समय तत्कालीन सरकार ने भूटान को तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी। कारण महज तकनीकी था। भारत जिस संधि के आधार पर भूटान को तेल और गैस देता था, उस संधि की अवधि जून 2013 में समाप्त हो गई और बस आनन फानन में आदेश दे दिया कि सप्लाई रोक दी जाए, बिना इस बात का विचार किए कि इससे महज 7 लाख की आबादी वाले भूटान का नागरिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा कि चुनाव के कारण भूटान को महीने भर की मोहलत दे दी जाए ताकि नई सरकार से संधि का नवीनीकरण हो सके। पड़ोसी चीन को तो मौके की तलाश ही थी। वह कूद पड़ा आग में घी डालने और चुनाव में अपनी समर्थक सरकार बनाने। किंतु वह तो भला हो भूटान की जनता का, जो वह चीनी षड्यंत्र में नहीं फंसी और भारत समर्थक प्रधानमंत्री बनाकर दिखा दिया कि कोई भारत हितैषी ही भूटान की सत्ता पर काबिज होगा। अगर यह नहीं होता तो ठीक हिंदू नेपाल जैसी परिस्थिति बौद्ध भूटान में भी बन जाती। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि तिब्बत, नेपाल और सिक्किम के त्रिमार्ग पर स्थित भूटान भारत के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील और सामरिक महत्व का है। चीन भूटान नरेश को कई बार पेशकश कर चुका है कि वह चुंबी घाटी चीन को दे दे और बदले में पूर्वी तिब्बत का उतना ही भूभाग ले ले। यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी के नज़दीक का है और यहीं
बांग्लादेश की सीमा से लगा वह चिकन नेक है, जिसे कब्जा कर पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से काटने की योजना जेएनयू के गद्दार शर्जील इमाम ने सार्वजनिक की थी। सोचिए जरा कि तत्कालीन सरकारों ने कितनी मूर्खताएं की। अगर भूटान में भी नेपाल की तरह चीन समर्थक सरकार बन जाती तो चीन की इच्छा पूरी होने से कौन रोक सकता था। शर्जील इमाम जैसे लोग देश में मौजूद है ही, शायद इसलिए प्रधानमंत्री बार बार भूटान का दौरा करते हैं और मधुर संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले भूटान गए थे और मई 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद वह 17 अगस्त को 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। भारत और भूटान के बीच यह निर्णय हुआ कि इसरो भूटान में एक ग्राउंड स्टेशन लगाएगा। मोदी ने भारतीय रुपे कार्ड को भी भूटान में लॉन्च किया। इससे पहले रुपे कार्ड सिंगापुर में ही लॉन्च किया गया था। इस दौरे में मोदी ने यह भी कहा कि भूटान के युवा वैज्ञानिक भारत आकर अपने लिए एक छोटा सैटेलाइट बनाने पर काम करेंगे। स्पष्ट ही मोदी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को चीन के कुत्सित मंसूबों से बचाने की रणनीति में भूटान सबसे अहम कड़ी है। इसलिए भूटान जापान लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के देशों को उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास के काम में लगाने की रणनीति पर भारत काम कर रहा है। भूटान के साथ ही जिन देशों को उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से जोड़ने का काम भारत ने किया है, वह भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक डिप्लोमेसी का प्रमाण है। ये सभी देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ये साझी सांस्कृतिक विरासत के भी उत्तराधिकारी हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत ने पहले ही राजनीतिक शरण दे रखी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अतः भारत की संप्रभुता और अखंडता कायम रखने को लेकर पुरानी सरकारों और मोदी सरकार के बीच तुलनात्मक अध्ययन समय समय पर किया जाना ही चाहिए। और सबसे जरूरी है सरकार के साथ समाज का भी सतत जागे रहना। अब चलते चलते वर्तमान सीमा विवाद पर भी ध्यान दें कि यह किसकी देन है। 1962 में युद्ध विराम के बाद वुहान समझौता हुआ कि अक्साई चीन और गिलगित क्षेत्र में चीन और भारत कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। चीन ने समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंककर सड़क, हवाई पट्टी, बंकर आदि का निर्माण कर लिया। यहाँ तक कि उसने शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क का निर्माण भी कर लिया। और भारत की तत्कालीन सरकारों ने कभी भी इस विषय पर प्रभावी आपत्ति नहीं की। लेकिन अब मोदी सरकार ने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लद्दाख की गलवान घाटी में सड़क, बंकर आदि निर्माण कार्य शुरू कर दिए और इसके लिए झारखंड से मजदूर लाए गए। बस चीन को बहाना मिल गया और उसने अपनी सेना को आगे भेज दिया। चीन वुहान समझौते का हवाला देकर पूछता है कि भारत निर्माण क्यों कर रहा है। भारत का उत्तर है, तुमने जितना निर्माण किया है उतना अधिकार तो हमारा भी है। भारत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद गोलवान घाटी में अपनी सेना के लिए निर्माण करना चाहता है, जिससे उसका गिलगित और पीओके पर दावा मजबूत हो सके। आने वाले समय में सिल्ट रूट और CPES को नियंत्रित कर सके। भारतीय सेना अब पहाड़ों पर लड़ने के लिए सबसे प्रशिक्षित सेना है। 62 जैसी स्थिति नहीं है। भारतीय विदेश नीति के चलते चीन पर अमेरिका सहित कई देशों का दबाव है। कोरोना को लेकर भी चीन की नकारात्मक इमेज पूरी दुनिया में बन चुकी है। उसकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा रही है। विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर जा रही हैं। कई कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। सालाना 30 लाख फुटवेयर बनाने वाली कंपनी वॉन वैक्सल चीन छोड़कर भारत में 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करने जा रही है। यही नहीं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स बनाने वाली लगभग 300 कंपनियां चीन छोड़ सकती हैं और इनमें से बहुत सी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। सेना अपना काम कर रही है, राजनेता भी अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हैं। देशभक्त भारतीय जनता भी चीनी सामान के बहिष्कार का निर्णय लेकर
चीन के गंभीर आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ाने को तत्पर है। ऐसे में हमारी विजय तो सुनिश्चित है ही। काश हर बात में कमी निकालने वाले लोग भी आपसी सर फुटौल छोड़कर देश हित का विचार करें। नमस्कार।